इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। तुमने तालाब में पहला पत्थर फेंक ही दिया है तो हमें तेजी दिखानी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे पास बस वही वक्त है जो वो तज़ब्ज़ुब में गुजार रहे हैं। इसके बाद जो कुछ होगा वो बहुत सुरात और शिद्दत से होगा। हकीकत हाल को तस्लीम करते ही वो बुलबुलाना शुरू कर देंगे। क्या उसे किसी वक्त सदफ मेंशन में मुंतकिल किया जा सकता है? मैंने पूछा। इसका इम्कान नहीं है। सूर्य ढलने से पहले शायद ये किस्सा निमट जाएगा। इसका मतलब है कि तुम ज़हनी तौर पर इसे रिहा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। इस मामले में मैं बिल्कुल बेबसात हूँ। ये ऊपर का फैसला है, उसने जवाब दिया। उसकी रिहाई कराची ही में अमल में आएगी या इसे इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। इन्हें अच्छी तरह जलील करने के लिए ज़रूरी है कि वो कराची ही में रिहा किया जाए। ये सब सवालात कबल अज़ वक्त हैं। हमें देखना होगा कि वो किस अंदाज में और कितनी शिद्दत से इसकी वापसी का मुतालबा करते हैं। बॉब राफेल का जिक्र शुरू होते ही तुम्हारे लहजे से ताजगी जाती रही है। मैंने हल्का सा तंज किया। ये शब रोज का मामूल होकर रह गया है, इसीलिए जब कोई बहाना हाथ आता है तो दिल की भड़ास निकल जाती है। तो मोबाइल फोन पर राब्ते में रहना। कोई तब्दीली रूनमा होते ही मैं तुमसे बात करूंगा। मैं वापस पहुंचा तो हामिद और वीरा का पता नहीं था। STF के 2 जवान तपती धूप में मेरा इंतजार कर रहे थे। इनकी निशानदेही पर मैं एक बैरक के कमरे में गया तो बॉब राफेल सीमेंट के नंगे फर्श पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसके करीब पानी से भरी हुई 2 बाल्टियां रखी हुई थी और वीरा डोंगे भर भर कर उसके चेहरे पर पानी डाल रही थी। ये क्या हो रहा है? मैंने कमरे में कदम रखते ही बेसाख्ता हैर से पूछा। वक्त बचा रही हूँ, वीरा ने अपना काम रोके बगैर जवाब दिया। ये मेहमान मुजरिम है, पता नहीं कब चला जाए, इसलिए पहले इसी को होश में ला रही हूँ। सुना है गजाला ने इसके शानों की रगें दबाई थी। मैं जलाल से बात कर रहा था, उसने बॉब को कूटने की आज़ादी दे दी है, मैंने बताया। वीरा अपने काम में लगी रही और मैं इन्हें इस्लामाबाद के इन वाक़यात से आगाह करने लगा जो जलाल के जरिए मेरे इल्म में आए थे। इन्हें दुहराते हुए मैंने महसूस किया कि अमरीकियों का रद्द अमल वाकई मुदाफाना और पुरस्रार सा था। मुझे हैरत है कि उसकी जेबों में रकम के सिवा कोई शनाख्ती कागज नहीं था। हामिद ने बताया। अपने असल नाम का एक विजिटिंग कार्ड और स्टीफन क्वाय के नाम पर बना हुआ टिकट वो खुद हामिद के हवाले कर चुका था। इन 2 मुतज़ाद चीज़ों के सिवा इसके पास शनाख्त के नाम पर कोई तीसरी चीज़ मौजूद नहीं थी। जब तक वीरा उसके चेहरे पर सादा पानी उंडेलती रही, बॉब राफेल ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। लेकिन जब फील्ड मेस से यख पानी लाया गया तो दूसरा डोंगा खाली होने से पहले उसने झुरझुरियां लेकर अपने पपोटे फड़काने शुरू कर दिए। वीरा ने पूरे इस्तक़लाल से अपना काम जारी रखा। तीसरा डोंगा शुरू हुआ तो बॉब राफेल ने हल्क से खौफजदा आवाजें निकालते हुए आंखें झपकाई। वीरा ने हाथ रोक लिया। बॉब ने फर्श पर हाथ मारे और वहां फैले हुए पानी के छपाकों से मुतवहिश होकर हवा में यूं हाथ चलाने लगा जैसे डूबने से बचने की कोशिश कर रहा हो। वीरा ने उसके पेट में एक ठोकर रसीद की ओर गौराई। होश में आओ वरना मैं तुम्हारा चेहरा उधेड़ दूंगी। बॉब राफेल चीख मार कर तकलीफ से दोरा हो गया, मगर उसकी यादाश्त तेजी से बहाल हो रही थी। सर पर मंडलाते हुए संगीन खतरे का इदराक करके वो फौरन ही फर्श पर बैठ गया। वीरा ने उसके गीले बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उससे अपने कदमों पर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। इसके भीगे हुए बाल खोपड़ी पर उसी तरफ चिपके हुए थे जिस तरफ की करवट से वह फर्श पर पड़ा हुआ था। इसका लिबास शराबूर होकर बदन से चिपका हुआ था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो किसी तालाब या दरिया की तह में सोते सोते अचानक बाहर निकल आया हो। तुम लोग कौन हो? मैं कहाँ हूँ? उसने सहमी सहमी नजरों से अपने गिरदोपेश का जायजा लेते हुए खौफजदा लहजे में जुबान खोली। तो मेरे साथ ऐसा वहशियाना सलूक क्यों कर रहे हो? वीरा होंठ पीछे उसकी बातें सुनती रही। जो ही वो खामोश हुआ, वीरा ने उसके पेट में उल्टा हाथ रसीद किया और वो ऊक की आवाज निकालकर आगे झुकता चला गया। वीरा ने माहिराना अंदाज में अपनी बाएं कलाई उसकी ठोड़ी के नीचे फंसाकर ऊपर की तरफ जोरदार झटका दिया और वो झुकते झुकते कराह कर फिर सीधा होने पर मजबूर हो गया। कुतिया के बच्चे, सच सच बता के तू अकरम इलाही से क्यों मिलने आया था? पैदर पर कई झटके देने के बाद वीरा ने अपना पहला सवाल दाग दिया। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं किसी अकरम इलाही को नहीं जानता। उसने भराई हुई आवाज में हट धर्मी का मुजाहिरा किया। वीरा ने पहली बार उस पर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की
और कमरा तमाचे की आवाज से गूंज उठा। बॉब राफेल अपने कदमों पर लड़खड़ा कर रह गया और उसकी जुबान से मुगल्लज़ात का एक तूफान उमड़ पड़ा। वो जिस अंदाज में वीरा के हाथों पिट रहा था, इससे जाहिर हो रहा था कि वो कितना ही मक्कार और चालाक क्यों ना हो, लड़ाका हरगिज नहीं था और कोई बेपरवायाना ज़रब उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकती थी। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 1 बजाने के सफर में मसरूफ थी। मैं अपनी जगह पर बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। वादी आस्तीनों की जिस बुश शर्ट और पतलून में था, वो पानी में शराबूर हो रही थी। इन्हें सुखाने के लिए काफी वक्त दरकार था। अगर जलाल हंगामी तौर पर इसकी तलबी का कोई पैगाम दे बैठता तो इसे सूलिये में वापस ले जाना करीने मसलहत नहीं था। कोई काबिल जिक्र तशद्दुद होने से पहले ही उसकी हालत काबिल रहम नजर आ रही थी। वीरा, तुम दफ्तर में जाओ, इसे हम देख लेंगे, मैंने एक नतीजे पर पहुंचने के बाद उर्दू में कहा। यह पिटने के मामले में बिल्कुल अनहाड़ी है। मैं बहुत नजाकत से इसका जोड़ जोड़ हिला दूंगी। मैंने पहली ही नजर में देख लिया। खामिद ने तारीफी लहजे में उसकी हौसला अफजाई की। मादाम के हाथ पैरों में बिजली की सी फुर्ती है, मार्शल आर्ट्स के ऐसे माहिर है, मैंने कम ही देखे। मैंने लम्हा भर के लिए हामिद को घूरा और वो सिटपटा गया। फिर मैं तल्ख लहजे में वीरा से मुखातिब हुआ। बेजाज जिद न किया करो, इस वक्त ये कोई मजलूम आबी मखलूक नजर आ रहा है। हमें इसके कपड़े सुखाने की जरूरत है। वीरा ने बुरा सा मुंह बनाया और कुछ कहे बगैर इस कमरे से निकलती चली गई। कपड़े उतारने के हुक्म पर वो मचल गया। हामिद ने फौरन ही अपने आदमियों को तलब कर लिया। इन्होंने बॉब राफेल को गीले कमरे से बरामदे में ले जाकर इसकी बुश शर्ट और पतलून उतार ली। वो बुनियाद और अंडरवेयर में खड़ा रह गया। इसके कपड़े निचोड़कर इस्त्री से सुखा लाओ और इसे धूप में खड़ा कर दो। मैंने हामिद के आदमियों को हदायत दी। एक शख्स बॉब के गीले कपड़े लेकर चला गया, दूसरे इसे खुले मैदान में हाँक कर ले गए। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, हामिद ने मायूसी से कहा। 2-4 थप्पड़ों से इसका क्या भला हुआ होगा? इसे मारकर अपना दिल ठंडा कर लो। मेरा अंदाजा है कि ये जुबान नहीं खोलेगा, मैंने जवाब दिया। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं, लेकिन इसे सबक तो मिलना ही चाहिए। टूट फूट, नील और जख्म का ख्याल रखना, इसके सिवा तुम्हें खुली छूट है। थैंक यू सर। डमी प्रैक्टिस की बजाय जिंदा दुश्मन पर हाथ पैर चलाने का लुत्फ ही कुछ और होता है। देखने से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसकी रगड़ाई की गई है, उसने ममनूनियत से कहा और बरामदे से उतरने लगा। मैं पलटकर अव्वल खान के दफ्तर की तरफ चल दिया, जो इस वक्त हामिद के तसर्रुफ में था। दफ्तर में वीरा जली भुनी बैठी थी। मुझे देखते ही बोली, सुखा दिए उसके कपड़े? तुम हमारे साथ शरीक नहीं थी, इसलिए बहुत सी बातों से बेखबर हो। मैंने मुसालिहाना लहजे में उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही फिर बोलने लगी। अब इसके बाल संवार कर ताज़ा शेव भी कर डालो। यही नाज बर्दारियां करनी थी तो उसे यहाँ क्यों लाए थे? होटल ही में किसी VIP कमरे में बंद कर दिया होता। वो गैर जरूरी तौर पर तनक मजाजी का मुजाहरा कर रही थी, जिसे मैं खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता रहा। उसने बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर अकरम इलाही को पकड़कर एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया था कि उसके इनाम में वीरा के 100 नखरे भी नजरअंदाज किए जा सकते थे। थोड़ी देर की तकरार के बाद उसका जोश खुद ब खुद ठंडा हो गया। शायद इसके सुकून का एक सबब यह भी था कि मैदान की तरफ से बॉब राफेल की बेसाख्ता और दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी थी। इसके लिए यही काफी था कि वो ना सही तो कोई और अकरम इलाही को तख्ता मश्क बनाए हुए था। 1:30 बजे तक कहीं से कोई इतला नहीं आई तो मुझे तशवीश होने लगी। होटल की निगरानी पर मामूर STF के 3 आदमियों की खामोशी इस एतबार से काबिल फहम थी कि वो एक मसरूफ होटल पर तैनात किए गए थे, जहां आने जाने वाले ग्राहकों में हर खित्ते के सफेद फामों की भारी तादाद शामिल होती थी। इस भीड़ में इनके लिए ये सुराग लगाना किसी तरह मुमकिन नहीं था कि वहां कौन किस नीयत से आया था। वो कोई खुली लड़ाई नहीं थी जिसमें दोस्त दुश्मन सब सामने होते हैं। एन मुमकिन था कि कौंसल खाने से चंद एजेंट चाय या काफी पीने के बहाने होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचे हों और बाला ही बाला वहां से मतलूबा मालूमात समेट कर खामोशी से वापस चले गए हों। अगर पसे पर्दा ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी तो हमारे बेखबर रहने के बावजूद कहीं ना कहीं से इसका रद्द अमल जरूर जाहिर होना चाहिए था। कम अज कम इस्लामाबाद ही में कोई हलचल होनी चाहिए थी। अमरीकियों को एतराफ कर लेना चाहिए था कि बॉब राफेल गायब था। इसी के साथ इनकी तरफ से स्टीफन क्वाय से मुलाकात का मुतालबा सामने आ जाना चाहिए था। बॉब राफेल ने अपने आदमियों को 1 बजे की डेडलाइन दी थी। स्टीफन क्वाय और बॉब राफेल की दोहरी शनाख्त रखने वाले मुश्तबा सफेद फार्म की गिरफ्तारी की खबर मिल जाने और 1 बजे का मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बाद इनकी खामोशी हैरत अंगेज थी। जलाल का यह अंदाजा कि 1 बजे के बाद वाकयात में सुरात और शिद्दत पैदा हो जाएगी गलत साबित हो रहा था। कुछ देर बाद हामिद भी लौट आया। वो वाकई बहुत ठीठ और सख्त जान है।
उसने एक ही रट लगाई हुई है कि अपने सफारत खाने से राब्ता किए बगैर जुबान नहीं खोलेगा। अब इसे दोबारा किसी कमरे में बंद करा दो तो बेहतर रहेगा, मैंने कहा। वो कमरे में पहुंचा दिया गया। हमने उसे इतना मौका नहीं दिया कि वो यहाँ का जायजा लेकर कोई बात ज़हन नशीन कर सके। इसकी रिहाई के बाद भी ये बात पोशीदा रहनी जरूरी है कि वो कहाँ कैद था। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरे ज़हन में भी वही एक बात चकरा रही थी, इसके कपड़े सूखने के किस मरहले से गुजर रहे हैं। वीरा ने चुपते हुए लहजा में पूछा। धुलने और सूखने के बाद इसके बदन पर वापस पहुंच चुके हैं। इसके बुश शर्ट पर बहुत दाग धब्बे आ गए थे। वो धुले बगैर पहनने के काबिल नहीं रही थी। खामद ने अदब से जवाब दिया। इसका मतलब है कि अब मैं इससे मिल सकती हूँ। वीरा की जवाब तलब निगाहें मेरी तरफ उठ गईं। बिल्कुल, मैंने खुले दिल से कहा, बस इस पर हाथ हल्का रखना। ये ख्याल रहे कि अहमद पहले ही इसकी अच्छी खासी खातिर तवाज़े कर चुका है। मैं मरे हुए को मारने की कायल नहीं हूँ। इजाजत मिलते इसके पतले पतले लबों पर सायराना मुस्कुराहट खेलने लगी। मैं इससे कुछ मुज़ाकरात करने जा रही हूँ। मैंने उसका पीछा नहीं किया। खुद को इस पर मुसल्लत करके बदमज़गी के सिवा कुछ हासिल नहीं किया जा सकता था। 2 बजे फ़ोन की घंटी बजी। खामद ने रिसीवर उठाया। सलाम दुआ के बाद वो दूसरी तरफ की बात सुनता और वक्फे वक्फे से ये सर कहता रहा। फिर उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो अव्वल खान की कॉल थी। मेरी आवाज़ सुनते ही वो तहय्युर ज़दा आवाज़ में बोलने लगा। कल शाम को हामिद से मेरी बात हुई थी तो सब कुछ वही था जो मैं छोड़ कर आया था। आज मैं इस्लामाबाद में हूँ। यहाँ पता चला है कि कराची में बसात बिल्कुल ही बदल गई है। तुम क्या करते फिर रहे हो? जो होना था वो हो चुका, अब तो सिर्फ इंतजार हो रहा है। ये बताओ कि तुम्हारी वापसी कब हो रही है? क्यों? मेरे सवाल पर उसकी आवाज़ तेज हो गई। क्या हामिद से तुम्हें पूरा ताउन नहीं मिल रहा? हामिद ने हक अदा कर दिया है, मैंने किसी मुबालगे के बगैर जवाब दिया। ये साथ न देता तो हम जरा सी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। इस वक्त हम 3 कैदियों के साथ यहाँ मौजूद हैं। ये मैं सुन चुका हूँ। वो लोग बोब राफेल के मामले में क्यों खामोश हैं? इसका जवाब वही दे सकते हैं। मुझे शुबा सा हो रहा है कि कहीं इन्होंने अपनी साख बचाने के लिए बोब राफेल को कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला न कर लिया हो। इन मामलात में ऐसा नहीं होता। अव्वल खान का लहजा बेएतबारी लिए हुए था। एक शख्स को बीच मझधार में यूं बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए तो पूरी सर्विस में बददिली फैल सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी खामोशी पुरस्रार होती जा रही है। जलाली इस मामले पर कोई रोशनी डाल सकता है। चाहो तो उससे पता करके मुझे भी कुछ बताओ। हम यहाँ बिल्कुल बेखबर बैठे हैं। यहाँ भी हर तरफ हैरत और खामोशी का राज है। जब से मुझे कराची के बारे में इतलात मिली हैं, मैं जलाल से राब्ते में हूँ। अपने काम के साथ इसे भी देख रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे चीफ को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था? मैंने हैरत से पूछा। वो हर हिसास मामले से बाखबर रहता है, लेकिन इस बारे में मेरी इससे कोई बात नहीं हुई। वो किसी और मामले में बुरी तरह उलझा हुआ है। अमेरिकी शायद खामोश बैठे हमारी तरफ से किसी गलती के इर्तिकाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, बज़ाहिर गलती जो भी हो, इसका नुकसान बोब राफेल को बराह रास्त पहुंचेगा। हमारी गलती से इन्हें कोई फायदा कैसे पहुंच सकता है? अव्वल खान ने एतराज किया। फर्ज करो कि बोब राफेल हमारे हाथों मारा जाता है। मैंने कहा, इस वक्त सारा जोर इसकी मौत पर आ जाएगा। यह बात दब जाएगी कि वो कहां से और किन हालात में पकड़ा गया था। तुम्हारी बात दिल को लगती है। इस वक्त वो बहुत खराब पोजीशन में है। इसे कुर्बानी का बकरा बनाकर वो वाकई बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। हमें ऐसी किसी गलती से बचना चाहिए। हम बहुत मोहतात हैं। इनको जवाब की याद दहानी करा के ये जताना जरूरी हो गया है कि हम इनके जाल में फंसने पर आमादा नहीं है। इनसे 12 बजे राफेल की मौजूदगी के बारे में पूछा गया था। याद दहानी ही सबसे बेहतर रहेगी। उसने इत्तेफाक राय जाहिर किया। इन्हें मालूम हो जाएगा कि बोब राफेल पर 3rd डिग्री आजमाने से पहले हम इनके जवाब के इंतजार में बैठे हैं। वो अजीब पुरपेच सूरत हाल थी। मुजरिम हट धर्मी पर उतर आया था। उसके मुरब्बियों ने चुप साध ली थी। हमारे हाथ बंधे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि वो जमूद कैसे खत्म होगा। अव्वल खान से गुफ्तगू खत्म होने के बाद फिर इंतजार का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद वीरा वापस आ गई। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो कामयाब लौटी है। शायद हामिद ने अंदाजा लगा लिया था कि उसकी मौजूदगी में वीरा मेरे साथ मोहतात रहकर गुफ्तगू कर रही थी। उसने दरवाजे में वीरा की झलक देखते ही अपनी कुर्सी छोड़ी और दफ्तर से निकलता चला गया। मालूम होता है कि कोई तीर मार कर आई हो। मैंने टांगे पसार कर कहा। अपनी दानिश में वो अपनी जिद पर अड़ा रहा है, लेकिन मैंने अकरम इलाही के हवाले से उसे चरके दे कर कुछ न कुछ उगलवा लिया है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि बोब राफेल अकरम इलाही के खिलाफ कोई खतरनाक इरादा लेकर कराची के दौरे पर आया था। इसके एक एक लफ्ज से बुग़्ज़ व अनाथ की बू आ रही थी। सुल्तान शाह यही शिकायत करता है कि तुम अपने मुखातिब को बिला वजह सुलगाने के फन में ताक हो। सुल्तान शाह एक बिगड़ा हुआ नाबालिग बच्चा है। मैं इसकी परवाह नहीं करती। ये हमारा मौजू नहीं है।
मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी। ये बताओ कि तुम बॉब राफेल को सुलगा कर क्या कुछ उगलवा सकी हो? वो अकरम इलाही से क्यों मिलने आया था? मैंने उसे बताया कि अकरम ने उसकी सारी पोल खोल दी है। मेरा ये झूठ कारगर रहा और उसकी जुबान चल पड़ी। वो अकरम इलाही को पक्का ब्लैक मेलर करार दे रहा था। ये उसकी राय हो सकती है, जिससे हमारा मुत्तफिक होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। असल हकीकत का अंदाजा उसी वक्त हो सकेगा जब हम अकरम इलाही की कहानी भी सुनेंगे। मैंने बेपरवाही से कहा, अकरम फोर्ड फाउंडेशन और दूसरे अमरीकी इदारों से लंबी लंबी रकमें वसूल करता रहा है और यह भारी रकूम मतलूबा मकासद पर सर्फ करने की बजाय जाती इस्तेमाल में लाता रहा है। फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन ने जब भी उसका कोई मुतालबा पूरा करने से इनकार किया, उसने फोर्ड फाउंडेशन की खुफिया सरगर्मियों की फाइल की तशहीर करने की धमकी देकर अपना मुतालबा मनवा लिया। इसका मतलब यह हुआ कि फाउंडेशन कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस है जिनकी तशहीर से उसकी साख और नेक नामी को नुकसान पहुंच सकता है, और अकरम इलाही इस हकीकत से फायदा उठाता रहा है। हर इदारे की कुछ न कुछ खुफिया सरगर्मियां होती हैं। अकरम इलाही को फैक्ट्स एंड टेलेक्स पर जो भी हदायत दी जाती थी, वो हदायत के मुताबिक इन्हें ज़ाया करने के बजाय महफूज कर लेता था। वाइस चेयरमैन को इसकी मुजरमाना ज़हनियत का अंदाजा हुआ तो देर हो चुकी थी। उसके बाद दो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। पहली ये कि अकरम इलाही की आवाज़ महफूज कर ली गई ताकि उसके नाम से कोई और फाउंडेशन से फ्रॉड न कर सके। इसी वजह से मकबूल चौधरी उसे जिंदा रखने पर मजबूर था। मैं समझ गया कि मकबूल चौधरी के बारे में कहा गया फिक्रा वीरा की जाती राय पर मबनी था। बॉब राफेल ऐसी कोई बात कहने की पोजीशन में नहीं था। दूसरी एहतियात यह की गई कि अकरम या फ्रीडम इंटरनेशनल से मरासलत का सिलसिला खत्म कर दिया गया। वीरा ने अपनी बात जारी रखी। इसे हर पैगाम फोन पर दिया जाने लगा, मगर फिर भी फोर्ड फाउंडेशन वाले पिछले रिकॉर्ड की वजह से अकरम इलाही के मुतालबात पूरे करने पर मजबूर थे। इनके लिए साख की कीमत चंद लाख डॉलर से बहुत ज्यादा है। साख, मैं तहकीर अमेज अंदाज में हंसा। इनकी साख अब कोई राज की बात नहीं है। वो जब चाहते अकरम इलाही की ब्लैक मेलिंग से छुटकारा हासिल कर सकते। उसके लिए सिर्फ एक गोली काफी होती। वो शायद ये भी कर गुजरते, लेकिन बॉब राफेल के कहने के मुताबिक अकरम इलाही बहुत अय्यार है। इसने वो फाइल किसी खुफिया मकाम पर रखी थी और फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन को यह बता दिया था कि इसकी मौत गैर फितरी अंदाज में हुई तो इसका सारा नुकसान फाउंडेशन को पहुंचेगा। अकरम इलाही की नागहानी मौत पर इसके हमदर्द खुफिया फाइल की तशहीर कर देते। हैरत है कि बॉब राफेल ने यह सब इतनी तफसील से उगल दिया। मैंने कहा। वो जलाकर मुख्तसर जवाब दे रहा था कि उसके हर जवाब में अकरम इलाही की कोई ना कोई ख्वाब में पनाह थी। इन जवाबात को तरतीब और तफसील से मैंने खुद जोड़ा है। अगर वो सब दुरुस्त था तो अकरम इलाही को बेबस बल्कि कैद कर लेने के बाद वो फाइल मकबूल चौधरी के कब्जे में होनी चाहिए थी। फाइल की तशहीर या फाउंडेशन को वापसी खुद मकबूल चौधरी के हक में ना होती, क्योंकि वो पैसे का लालची था। ब्लैकमेलिंग का सबब खत्म होता तो शायद फोर्ड फाउंडेशन और फ्रीडम इंटरनेशनल के मरासम ही मुनक़ता हो जाते। भारी आमदनी के इस जरिए को मकबूल अपने हाथों से खत्म नहीं कर सकता था। मेरा ख्याल था कि ऐसी कोई फाइल थी तो मकबूल ही के कब्जे में थी। मुझे खुशी है कि तुमने बॉब से इतनी बातें उगलवा ली। वो और भी बहुत कुछ जानता होगा। ये एक पहलू था। दूसरी कहानी भी चौंका देने वाली है। वीरा मुस्कुरा कर बोली। ओह, तो कुछ और भी बाकी है। मैं अपनी कुर्सी में संभल कर बैठ गया। जी हाँ, वीरा ने अपनी गर्दन हिलाई। फ्रीडम इंटरनेशनल की आड़ में अकरम इलाही हेरोइन का रैकेट भी चला रहा था। नहीं, मैंने बेअतबारी से कहा। इस किस्से में हेरोइन कहां से आ गई? इसे अमेरिका की एक सोसाइटी से इस मकसद के लिए सरमाया फराहम किया जा रहा था कि पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका को हेरोइन की तरसील को रोके। उसने इधर का रुख किया तो उसे अंदाजा हुआ कि हेरोइन की स्मगलिंग में बेअंदाजा तोले थे। अपने मकसद को भूल कर वो खुद इस कारोबार में मुलव्विस होता चला गया। ये बॉब के ज़हन की इख्तरा मालूम होती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने बेअतबारी से पूछा। इसके इल्जाम में जान है। तुम शी को क्यों भूल रहे हो? वो भी एक सोसाइटी ही थी जो हेरोइन के इंसदाद के लिए कायम की गई थी। हो सकता है कि यहाँ से शी के कदम उखड़ने के बाद वही काम कुछ NGOs को सौंप दिया गया हो। वीरा के पास मुदल्लल जवाब मौजूद था, यानी अमेरिका में हेरोइन की स्मगलिंग रोकने के लिए या इसकी खपत पैदा की जाए। बिल्कुल, शी का मिशन यही था। वीरा ने जोर देकर कहा। पाकिस्तान में शी खत्म हो चुके, लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ हेरोइन का इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ हेरोइन के इस्तेमाल में इजाफे की शरह वाकई भयानक हो चुकी है। लेकिन इस बारे में तुम जो कुछ कह रही हो इसमें खुला तजाद मौजूद है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। तुम अमरीकियों को नहीं जानते। वीरा ने इसरार किया। मेरे बयान में कोई तजाद नहीं है। ये लोग तीसरी दुनिया के मुल्कों में हुकूमतों और आवाम की मदद के नाम पर NGOs की सरपरस्ती करके एक मफाद परस्त तबके की परवरिश कर रहे हैं, जो दौलत हासिल करने के लिए किसी भी जायज़ या नाजायज़ मकसद के लिए काम करने पर
तुला रहता है। अगर तुम ज्यादा गहराई में जाओ तो अंदाजा होगा कि यह तबका अपने मफादात की वजह से अमेरिका का सबसे बड़ा वफादार साबित होगा। यह सब दुरुस्त है, लेकिन तुम कह रही हो कि अकरम इलाही अपने मकसद को भूल कर खुद हेरोइन की स्मगलिंग में शरीक हो गया, तो फिर यहाँ हेरोइन का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? ये बात मैंने नहीं, बॉब राफेल ने कही है। वीरन लम्हा भर तवक्कुफ के बाद कहा, अच्छाई को फरोग देने के लिए बहुत सख्त मेहनत की जरूरत पड़ती है, मगर बदी और बद आदतों के लिए सिर्फ तुखम रेजी की जरूरत होती है। बुराई का बीज बो दो, इसमें से जो कुछ फूटता है आकाश बेल की तरह तेजी से फैलता चला जाता है। हेरोइन खुद ब खुद नहीं फैल रही, इसे वो लोग फैला रहे हैं जो दौलत की झनकार सुनने के लिए लोगों की मौत पर तुले हुए हैं। इनकी गर्दनें उतार लो, हेरोइन का फरोग थम जाएगा। बॉब राफेल अज खुद कुछ उगलने पर आमादा नहीं था। इसके जले कटे तबसरों से मैंने जो नताइज अखज किए तुम्हारे सामने रखती है। अकरम इलाही के असल करतूतों पर से मकबूल पर्दा उठाएगा। वो घर के कैदी हैं। बॉब का कजिया निमटे तो इन दोनों से पुरसकून तरीके से बहस पुरस की जाएगी। ये काम मैं इस वक्त भी शुरू कर सकती हूँ। मेरे ज़हन पर कोई बोझ नहीं है।